सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। वजीर आजम इमरान खान ने कल इंतखाबी इस्लाहात लाने के लिए एक बड़ा ऐलान किया। साथ ही उन्होंने गिलगित इलेक्शन में बरतरी मिलने पर गिलगित के अवाम का शुक्रिया भी अदा किया और उनसे किया सूबे का वादा भी जल्द पूरा करने का यकीन दिलाया। मगर गुज़िश्ता 2.25 साल से वजीर आजम इमरान खान ने कई तकरीर और बयानात में दावे और वादे किए हैं जो अब तक तो पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे। चीनी आटे की कीमतें कम करने की बात की गई, लेकिन कीमतें कम होने के बजाय मजीद बढ़ गईं। एहतसाब के निज़ाम में इस्लाहात का आगाज इन 2.25 सालों में अब तक ना हो सका है। तो फिर अब सवाल यह पैदा होता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने की जो बात कर रहे हैं, निज़ाम में इस्लाहात करने की यकीन दहानी करवा रहे हैं, आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम और सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड के तरीक़ाकार को राइज करने के लिए आईनी तरमीम लाने की जो बात कर रहे हैं, इस पर अवाम कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये आईनी तरमीम कब आएगी और ये तमाम अमल मुकम्मल होने में कितना वक्त लगेगा? क्या अगले इलेक्शन से पहले ये सब मुमकिन हो पाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर गुफ्तगू करते हैं और कुछ कारकर्दगी के मामले पर भी गुफ्तगू करते हैं। ज़रताज गुल साहिबा, वज़ीर बराए मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली, हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं। ज़रताज साहिबा, वज़ीर आज़म इलेक्शन के निज़ाम में इस्लाहात की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाने की बात कर रहे हैं, सेनेट में शो ऑफ हैंड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून पहले इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर चुकी है कि शो ऑफ हैंड के तरीक़ाकार को राइज नहीं होना चाहिए। इलेक्शन में कौन किसको वोट देता है, सेनेट में ख़ास तौर पर ये सीक्रेसी उसका इस्तेहकाक है। तो फिर क्या करेगी हुकूमत अगर नून लीग साथ नहीं देगी? देखिए, गवर्नमेंट में होते हुए कभी कोई इस्लाहात इसलिए नहीं करता कि उनका अगर आपने मैनिपुलेट करना है, आपने इदारों के ऊपर असरअंदाज होना है, तो फिर तो इस्लाहात की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट बिल्कुल फेयर है और वो समझती है कि हमारे क्रेडिबिलिटी को कोई चैलेंज ना करे, हमारे ऊपर कोई कदगन ना हो, वो फिर इदारों को इंडिपेंडेंट करती है, ट्रांसपेरेंसी लेकर आती है। और मेरे ख्याल में वो क्रेडिट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ही है कि गवर्नमेंट के होते हुए और नेक्स्ट जो सेनेट का इलेक्शन करीब है उसके अंदर भी वो उससे पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं और वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हैं और वो बहुत ट्रांसपेरेंट है और उसमें हारने वाला भी कभी सवाल नहीं उठा सकेगा, बल्कि वो ग्रेस के साथ अपनी हार को तस्लीम करेगा और जो जीत जाएगा पर भी कोई सवाल उठाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में जब से इलेक्शन हो रहे हैं हमेशा कभी भी कोई नताइज को तस्लीम नहीं करता और हमेशा रिग्ड इलेक्शन, हमेशा रिगिंग का जो है इल्ज़ाम लगाया जाता है। अब उस ट्रांसपेरेंसी को लेकर आए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक जामा पूरा का पूरा एक कमेटी ने इसके ऊपर इस्लाहात पेश किए। इसको हमने पार्लियामेंट में भी लेकर जाना है, अपर हाउस में, लोअर हाउस दोनों में। उसके ऊपर बड़ी डिलिब्रेशंस होनी है, उसमें अमेंडमेंट हो सकती है, उसमें रिफॉर्म्स में मज़ीद बेहतरी भी आ सकती है। अब उसमें देखें, अगर PMLN इसको वो कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, बल्कि मैंने कल देखा भी है मौलाना फजल रहमान साहब ने और PDM के प्लेटफॉर्म से इन्होंने कल एक मीटिंग की और उसमें जी रिजेक्ट कर दिया है। तो आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इसका मतलब है कि क्या फिर PMLN चाहती है कि धांधली हो, यानी वो धांधली की इलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि ये तो खुद फिर धांधली की पैदावार है। हालांकि इस्लाहात को तो इनको सबसे पहले खुशामदीद कहना चाहिए था। अगर PMLN ये कहती है कि जी हमने शो ऑफ हैंड या इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के में ज़रूरत नहीं है, तो फिर मुझे ये बताएं कि PDM का एजेंडा है क्या? इसका मतलब है कि PDM या PMLN स्पेशली चाहती है कि इसी तरह इदारों को मिलाइन किया जाए, एंटी पाकिस्तान उनका एजेंडा। इसका मतलब है कि ठीक है फिर जो हम कह रहे हैं, और जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स है इसका मतलब है कि इनको नहीं चाहिए। ये चाहते हैं कि धांधली के ज़रिए, जिस तरह इनकी पिछले हुकूमतें आती रही हैं, फिर धांधली के ज़रिए इलेक्शन करवाना चाहते हैं। इनको तो सबसे पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को क्योंकि ये तो कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो इनको तो वेलकम करना चाहिए था। सो समझती हूँ कि जो शो ऑफ हैंड है, देखिए उसका भी तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो सीक्रेट बैलेटिंग करते हैं उसमें फिर अभी पिछले दिनों जब इन्होंने सेनेट के ऑनरेबल चेयरमैन के खिलाफ इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश किया था, इन्होंने कमेटी भी बनाई थी, तभी तो इन्होंने कहा था ना कि जी पता नहीं हमारे सेनेटर कहाँ चले गए। तो ये फिर अखलाकी जुर्रत पैदा करें, बताए कि वो कौन सा सेनेटर है, या फिर माने कि उन सेनेटर ने इसलिए वोट दिया था कि उनका ज़मीर जागा था और अब पार्टियां भेड़ बकरियों की तरह उनके लोग नहीं चलते हैं और वो आवाज़ें उठाते हैं कि आप ठीक फैसले करें। तो मैं समझती हूँ कि ये गलत बात है।
इनको मुज़ाकरात पे आना चाहिए। इनको चाहिए कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को वेलकम करें, जो इनके कंसर्न्स हैं उसको आके पार्लियामेंट में और स्टैंडिंग कमेटीज़ में और उसके अंदर उसमें अमेंडमेंट लेकर आएँ, उसमें आके चेंजेस के ऊपर बात करें। मैं समझती हूँ कि ये तो फिर बड़ी मज़ाक़ेज़ बात है कि धांधली के इल्ज़ामात लगाते लगाते फिर वो धांधली के ऊपर चाहते हैं, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं चाहते हैं। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ भी इस पर बड़ा मजबूत है। वो ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का निज़ाम राइज कर दिया जाए, हमारे गाँव देहात में लोगों को इतना शऊर नहीं है कि वो इसको इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकें। फिर किसी भी हैकिंग एक्सपर्ट की खिदमत हासिल करके अगर किसी ने पासवर्ड चुरा लिया तो बड़ी आसानी से इलेक्शन भी चुराया जा सकता है। अब इस निज़ाम के बाद क्या इलेक्शन धांधली से पाक हो जाएगा या साफ और शफाफ हो जाएगा या धांधली के इम्कानात बढ़ जाएंगे? हुकूमत इस पर क्या सोच रही है, क्या इस पर राय? गलत कंसर्न है उनका, क्योंकि शायद उनको इस बात का पता नहीं है। इसमें पेपर ट्रेल है, आप इसमें दोनों तरीके होंगे कि यानी आपकी जो पेपर ट्रेल होगी जिसमें आपकी तस्वीर भी होगी, पूरा ID कार्ड होगा, प्रॉपर पेपर के ज़रिए आपकी पूरी जिस तरह आपको पेपर ट्रेल देके फिर आप वोट डालेंगे और वोट के बाद भी ये यानी दोनों तरीके से एट अ टाइम उस टाइम पे होंगे। पेपर ट्रेल के बगैर ई वोटिंग होगी ही नहीं, यानी ये डबल चेक होगा। इसमें धांधली बिल्कुल ही ख़त्म और रुक जाएगी। वो असल में शायद उन्होंने पूरा वो चूँकि ये अभी जाएगा हाउस के अंदर तो ये उन्होंने शायद डिटेल नहीं पढ़ी, इसलिए वैसा कह रहे हैं। ये दोनों डबल चेक होगा, पेपर ट्रेल भी होगी और ई वोटिंग भी होगी। सही, लेकिन जरदार साहब फिर अब ये आईनी तरमीम लाने का वज़ीर आज़म ने कहा, ये आईनी तरमीम हुकूमत कब लाएगी, कब इस पर अमल होगा, ये पूरा अमल मुकम्मल कब होगा? चूँकि वज़ीर आज़म ने माजी में भी इससे पहले कई ऐसे वादे कौम से किए, कई ऐसे दावे किए जिनको वो अभी तक पूरा नहीं कर सके हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, महंगाई है, माफियाज के खिलाफ कार्रवाई है, एहतसाब के निज़ाम में इस्लाहात हैं। देखिए, तो अब जब सेशन होगा उसमें अब फ्लोर पे ये चीज़ें जाएंगी, क्योंकि पूरा मुसवदा तैयार है। इलेक्शन कमीशन से भी हमारी बात हुई है और कमेटी के अंदर भी हम कोशिश करते हैं कि तमाम लोगों से बात करें। जहाँ तक वादों की बात है तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो अपने सारे वादे पूरे किए हैं। अकाउंटेबिलिटी बड़ी सख्त से सख्त हो रही है और अक्रॉस द बोर्ड हो रही है। और अगर आप महंगाई की बात करें तो अब तो महंगाई बहुत कम हो गई है और मज़ीद बेहतरी इंशाल्लाह इसके अंदर आएगी। सहूलत बाज़ार आप पंजाब के अंदर देख लें, इसी तरीके से आप वीट का देखें, शॉर्टेज इसमें कमी आ गई है। चीनी बिल्कुल अब हर जगह पे अवेलेबल होना शुरू हो गई है। लेकिन ज़रदार साहब, चीनी और आटे की कीमतें तो कहीं कम नहीं हुई, आवाम अभी भी महंगी चीनी महंगा आटा खरीद रहे हैं, दवाओं की कीमतें भी कम नहीं हुई हैं। ये वो तमाम इशूज़ हैं जो लोगों को हल होने के लोग मुंतज़िर हैं, ये कब हल होंगे? जी ज़रदार साहब, इस बारे में भी हुकूमत कोई कार्रवाई कर रही है, कुछ अमली तौर पर कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं, नॉट एट ऑल। आप प्लीज़ आप ज़रूर ग्राउंड रियलिटी जाके चेक कीजिएगा, यूटिलिटी स्टोर्स भी चेक कीजिएगा, सस्ते बाज़ार भी जो सीएम की तरफ से लगाए हैं उसको भी आप चेक कीजिएगा। हमारे फूड के जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे बड़े इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर खड़े हैं। ना वीट की शॉर्टेज है, ना गंदम की, ना आटे की शॉर्टेज है, न चीनी की शॉर्टेज है, बल्कि इसमें पंजाब के अंदर तो 860 रुपये के जो है वो मिल रही है, मन मिल रहा है। तो इसलिए आप इसको डबल चेक करें। चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की। मैंने ये नहीं कहा कि 100% सारी चीज़ें कंट्रोल हो गई हैं, कोशिश करें। और जो इसकी जो सरकारी कीमत है उसको तो हमने इन्फोर्स और इंश्योर किया है। बाकी प्राइवेट जगहों से भी देखें, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर गंदम तो है वो 30% जो है वो हमारे जो सरकारी मिल होते हैं, बाकी तो 70% तो प्राइवेट मिलों के अंदर से आता है। तो उसके साथ भी हम कोशिश करें कि तमाम लोगों को ईज़ दें और कभी भी जो खाने पीने का अशिया है उसमें कभी भी कोई जो है वो कमी ना आए। बल्कि आपने देखा होगा कि 1200 अरब का टोटल पैकेज है, जिसमें हमने कभी भी सप्लाई को जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पे आने से रोका नहीं है, बल्कि हमेशा चीज़ें अवेलेबल होती है। तो महंगाई तो कम हुई है और मज़ीद। लेकिन सरदार साहब, हम यहाँ शॉर्टेज की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ कीमत ज़्यादा होने की बात कर रहे हैं। शॉर्टेज नहीं है, लेकिन हर चीज़ महंगी है। जैसे जैसे कमीशन, जब वज़ीर आज़म ने चीनी का कमीशन बनाया, वो कमीशन कार्रवाई करता गया, चीनी की कीमत बढ़ती रही, सेंचुरी क्रॉस कर गई, लेकिन ज़ाहिर ना कोई पैसा रिकवर हुआ, ना उसकी कीमत कम हुई। जहांगीर तरीन वापस आ गए, कमीशन की फाइंडिंग्स थी उनके खिलाफ, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वो भी यहाँ पर आज़ाद घूम रहे हैं। ना हुकूमत ने उन पर कोई कार्रवाई की है, ना अभी तक चीनी की कीमतें कम हुई हैं। सवाल तो ये टोटल चीनी में तो 29 बिलियन की सब्सिडी थी और इसमें 27 बिलियन जो है वो पिछली हुकूमतों ने दी और अपने मनोपसंद लोगों को दिए। चीनी न बाहर गई, सब्सिडी फिर भी अपनी जेबों के अंदर डाली गई। तो जिस टाइम हमने उस माफिया के ऊपर, पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो है शुगर कमीशन बना, पहली दफ़ा ये वीट के ऊपर जो है वो हाथ डाला गया, वरना इससे पहले तो कभी ये खुद माफिया के हिस्सा होते थे।
तो अगर जब इनके ऊपर पहली दफ़ा सब्सिडी को हम लोगों ने देखना शुरू किया, उसके ऊपर पूरा FIA के साथ पूरा कमीशन बैठा और अब वो क्रिमिनल प्रोसीजर्स के अंदर चले गए हैं और अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी फ़िक्स होगी फिर उनसे वो चीज़ें वापस भी ली जाएंगी। तो मैं तो समझती हूँ कि ज़ाहिर बात है उस टाइम पे शॉर्टेज इसलिए आ गई थी कि वो फिर माफिया भी अलर्ट हो जाता है। ये तो हमेशा से होगा कि जंग तो जारी रहेगी, लेकिन इन द एंड जो है वो रिट ऑफ गवर्नमेंट कायम होनी चाहिए और रिट ऑफ गवर्नमेंट जो है नोबडी इज अबव द लॉ। 27 बिलियन चाहे PMLN की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने दी है और 3 बिलियन का हम तो अपना हिसाब दे चुके हैं। उसमें हमारे CM साहब जो है वो कमीशन के अंदर पेश हो चुके हैं, असद उमर साहब पेश हो चुके हैं। बल्कि आप उस कमीशन की रिपोर्ट पढ़े तो उसमें CN के CM साहब ने जो इनकार कर दिया था कि ये कमीशन मेरे लेवल का नहीं है, मैं इसके अंदर पेश नहीं होगा। तो हम तो हर चीज़ के लिए आंसरेबल हैं। 27 बिलियन की इन लोगों को हिसाब देना चाहिए और इंशाल्लाह आवाम रिलीफ देखेगी और वो देखेगी कि जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिसने इसके अंदर जो नेग्लिजेंस की है या कोई फेवरेटिज्म की है या जो इसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज की हैं, इंशाल्लाह यू विल सी कि जो भी अकाउंटेबल हैं वो तो ये रिलीफ आवाम कब देखेगी? इसको बिल्कुल आसान और सादा कर लेते हैं कि ये कीमतें कब कम होंगी, कोई टाइम फ्रेम आपके पास है? आटा चीनी आवाम को कब सस्ता मैसर आएगा मार्केट्स में, आम मार्केट्स में? देखें अरबाब, आप खुद समझदार बंदे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब उसका सीज़न होता है तो वो जब चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो वो जारी बात है उस वक्त उसकी कीमत कम होती है, या अगर क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से या शॉर्टेज की वजह से अगर चीज़ें मार्केट में ना हो तो उसकी कीमत भी जो है वो बढ़ जाती है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई के जो है ये प्रॉपर एक मेकनिज़म है, इसके ऊपर प्रॉपर मिनिस्ट्री काम करती होती है। ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो है वो प्रॉपर आपको सारे फिगर्स भी बताती रहती है। ये तो हर रोज़ मैदान में जाके सुबह अगर आप देखें तो मार्केट कमेटी हमारे ऐसे साहिबान जाते हैं और वो प्रॉपर चीज़ों को वो करते हैं। कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, रिलीफ मिलना चाहिए और आवाम को रिलीफ मिल रहा है। महंगाई में काफ़ी कमी आई है और इंशाल्लाह मजीद भी इसके अंदर आवाम को रिलीफ मिलेगा, बेहतरी इसके अंदर इंशाल्लाह। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द आवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन ज़रदार साहब, कल वज़ीर आज़म साहब आए, कौम से खिताब किया, उन्होंने अपना तमाम सियासी एक्टिविटीज़ जो अवामी इज्तिमात होते हैं उनको कैंसिल करने की बात की, अपोजिशन से भी इसकी अपील की। अपोजिशन ने तो उसको मुस्तरद कर दिया। PDM जलसा पेशावर में होगा, आज मानसरा जलसा भी हुआ, 2 दिन बाद फिर नून लीग का जलसा है। अब जब अपोजिशन हुकूमत की बात नहीं मान रही तो फिर क्या करेगी हुकूमत? कहीं कोई कानून हरकत में आएगा, कोई कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी? चूंकि ये तो आपकी बात नहीं मान रहे। सीधी सी बात है कि सेकंड स्पाइक बहुत ज़्यादा डेंजरस है और बड़ी तेज़ी से फैल रही है। लोग इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर हैं और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद कोई फैसला नहीं करते, हमेशा NCOC के अंदर करते हैं और NCOC के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम चीफ मिनिस्टर और तमाम हेल्थ मिनिस्टर्स और NDA में तमाम इसके अंदर मौजूद होते हैं और वो एक फ़ैसला करते हैं। उसके अंदर पूरी स्पाइक भी दिखाई जाती है और देखिए मकसद ये होना चाहिए कि मुल्क में लोग भूख अफलास से ना मरें। स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, स्पीच का ख्याल रखना चाहिए और मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लीड बाय द एग्जांपल। अगर उन्होंने खुद इस बात का फैसला किया है कि मेरा शाकई का जो जलसा है पब्लिक गैदरिंग उसको नहीं करूँगा, तो मेरा ख्याल में कि हमारे जो अपोनेंट है, अपोजिशन है, उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो सिंध के वज़ीर आला साहब जो है वो हाथ जोड़ जोड़ के कहा करते थे कि पूरे सिंध में कर्फ्यू कर दें, लॉकडाउन कर दें, पूरे पाबंदी लगा दें। वो खुद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। शर्जील मेमन साहब हो चुके हैं, हमारी अपनी पार्लिमानी सेक्रेटरी ताशफीन सदर मरी हैं, उनके हस्बैंड हो चुके हैं और आप जियो के बड़े एक फेमस एंकर हैं वो फोत हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए। ये कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, कुछ दिनों के लिए मौखर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पाकिस्तान के और लोगों की इज़्ज़त और उनकी जानो माल की हिफाजत करनी चाहिए और ये खुद भी इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सेंस शुड प्रिवेल, ज़बरदस्ती तो कोई नहीं है, ये तो वॉलंटियरिज्म होता है। आपको अपने मुल्क के लोगों का ख्याल होना चाहिए क्योंकि अगर ये जितनी तेज़ी से फैलेगा फिर इन एंड क्या होगा, इकनॉमिक एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, फिर कहत साली आएगी तो वो भूख अफलास से लोग मरेंगे। तो अगर अपोजिशन ये चाहती है तो मेरे ख्याल में इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो मेरे ख्याल में सेंस प्रिवेल करनी चाहिए और उनको NCOC के फैसले माने चाहिए क्योंकि उसमें तमाम स्टेक होल्डर तमाम सूबे बैठते हैं। लेकिन दत्ता साहब, खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्वात और हाफिजाबाद में बड़े जलसे किए, फिर 13 नवंबर तक तहरीक इंसाफ ने गिलगित में इंतखाबी मुहिम भी चलाई, वहाँ भी बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे थे। इंतखाबात ख़त्म हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात जीत गई और फिर जलसों पर पाबंदी लगा दी गई। 13 से पहले क्या वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा था और 13 के बाद एकदम गिलगित में भी कोरोना तेज हो गया और मुल्क भर में फैल गया। बलूचिस्तान की जिक्र करते ना तो लेट्स सैल्यूट ऑल दोस पीपल के पेंडेमिक के अंदर और सख्त मौसम के अंदर, बर्फबारी के अंदर, उन सब वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर गए जफाकश लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोग और उन्होंने वोट को और इज़्ज़तदार लोगों को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने
वोट दिया, ये मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब इलेक्शन ख़त्म हो गया है ना, वोट की इज़्ज़त मिल गई है, ज़्यादातर लोगों को वोट इज़्ज़त जो है वो मिल गई है। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाएगी वहाँ पे। अब जब सब लोगों ने वहाँ पे अपना इलेक्शन कैंपेन कर ली है तो अब उसके बाद लेट्स कम टू द रियलिटी, और रियलिटी यही कि सेकंड स्पाइक आ गई है। अब सेकंड स्पाइक के मतलब ये तो नहीं है कि हम इस तरह की हरकतें करें। जो इलेक्शन गुजर गया तो इलेक्शन के बाद अगर सेकंड स्पाइक NCOC कह रही है कि बहुत हाई पे, तो फिर उसके अंदर मेरा ख्याल में कि सबको वो करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। सही, लेकिन ज़रदार साहब अब कोयटा में 25 अक्टूबर को अपोजिशन ने PDM ने जलसा किया था और उसके बाद लियाकत शवानी साहब ने बताया कि वहाँ पर अब 3 गुना केसेस कोरोना के बढ़ गए हैं। अपोजिशन जहाँ जहाँ जलसे करेगी आप कहेंगे कि अपोजिशन इस वक्त कोरोना को फैला रहा है, लोग बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर जमा होते हैं। हाफिजाबाद और स्वात में तो हुकूमत ने जलसे किए, खुद वज़ीर आज़म वहाँ थे, बहुत बड़ी तादाद में लोग थे। अगर यहाँ पर जहाँ हुकूमत ने जलसे किए वहाँ कोरोना फैलता है तो जिम्मेदारी फिर हुकूमत की होगी, फिर आप लोग इस जिम्मेदारी को कबूल करेंगे? देखिए, अब तो मैं आपको बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि इलेक्शन गुजर चुका है और जो पब्लिक गैदरिंग थी उस वक्त इतनी स्पाइक नहीं थी, अभी स्पाइक ज़्यादा है। तो अब बैकग्राउंड में तो कोई वो इसके पिछले उसके ऊपर तो नहीं हो सकता। अब NCOC जो डायरेक्शन देती है, जब उन्होंने कहा कि SOPs को नरम कर दे तो नरम कर दिया था। अब NCOC कहती है कि अब आप लोगों ने SOPs के ऊपर सख्ती से अमल करना है, तो फिर उसको फॉलो हमें करना चाहिए। इसके बाद के जी फलाने की वजह से या इसकी वजह से हुआ है, ये डिबेट अगर हम करते रहेंगे तो फिर सारे पाकिस्तान को हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में डिबेट है ही नहीं। डिबेट ये है कि इस वक्त तमाम जितने भी लोग हैं, जो लोग पब्लिक गैदरिंग में जा रहे हैं, जो एहतियात नहीं कर रहे, वहाँ पे सेकंड स्पाइक बड़ी तेज़ी से फैल रही है। तो उसको हमें चाहिए कि हम कंट्रोल करें और हम SOPs के ऊपर अमल करें। इसमें ऐसी क्या मुश्किल साइंस है? ठीक है। अच्छा ज़रदार साहब, जैसे जैसे अब PDM की मूवमेंट आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा, मुस्लिम लीग नून के जो स्टांस था उसमें भी अब लचक आती जा रही है। जो इंटरव्यू दिया चंद रोज़ पहले मरियम साहिबा ने, उसमें उन्होंने कहा कि अब मुज़ाकरात हो सकते हैं लेकिन उससे पहले हुकूमत को जाना होगा। इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग उनसे उनके इर्द गिर्द लोगों से रब्ता कर रहे हैं, तो इन राब्तों की आपके पास कोई खबर है? ये राब्ते क्यों हो रहे हैं, किस बुनियाद पर ये मुज़ाकरात हो सकते हैं? क्योंकि वो तो हुकूमत के जाने के बाद मुज़ाकरात की बात कर रही हैं। चलो, वैसे तो मुबारक हो मरियम नवाज को कि अपनी पार्टी को डबोने में उन्होंने बड़ा किरदार उनका अदा किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को बड़ा अच्छा, इसलिए हमें वोट मिला है। गिलगित बल्तिस्तान में जब वो गई हैं वहाँ पे और उन्होंने कहा था जी एक वोट एक आवाज़, मरियम नवाज़, तो वहाँ पे उनके एक कैंडिडेट को तो एक वोट भी मिला है। तो ये तो उनकी बड़ी अच्छी कैंपेन थी, तो ये उनको मुबारक हो। जहाँ तक उसकी बात है कि जी वो स्टेक होल्डर से बात करेंगे और पहले वो नहीं करनी चाहिए लचकदार रवैया नहीं है। अंदर ये जाके पाँव पकड़ते हैं, LG भिजवाते हैं, बंद दरवाज़ों के पीछे मीटिंग करते हैं, NROs मांगते हैं। वहाँ से जब टका सा जवाब मिल गया तो बेशर्मी से जो है वो बंद दरवाज़ों के पीछे जो है अब वो जलसों में जाके कहते हैं कि जी आप इलेक्टेड हुकूमत को गिरा दो और मुझसे आके बात करो, और फिर इस्टेब्लिशमेंट हमें हुकूमत दे दो और फिर वापस जो है इस्टेब्लिशमेंट चली जाए। फिर जब अगली दफ़ा दोबारा इलेक्शन हो तो इसका मतलब है कि ये आती ही इसी ज़रिए से हैं। जब इनको ऊपर मुश्किल वक्त आता तो NRO लेकर ये मुल्क से भाग जाते हैं, मुश्किलात में अपने मुल्क को छोड़ के और अपने आवाम को और अपने वर्कर्स को, और जब इक़्तिदार की बारी आती है तो फिर ये शेरवानियाँ पहनना शुरू कर देते हैं, बंद दरवाज़ों के पीछे NRO मांगते हैं। नहीं तो फिर ये खुले आम जो है वो शर्मिंदा भी नहीं होते और कहते हैं कि जी हमसे मुज़ाकरात करके हमें हुकूमत दिलवा दो। भाई अब ये वो दौर नहीं है, अब आपको कोई इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं है, अब इदारे अपनी अपनी हदूद के अंदर काम करते हैं। अब आपको अगर इलेक्शन जीतना है, अगर आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है और आपने CM बनना है तो आपको उसके लिए इलेक्शन के प्रोसेस आना पड़ता है, और इलेक्शन का प्रोसेस तो ये है कि उसमें गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने बड़ी बुरे तरीके से दोनों पार्टियों का, पीपल्स पार्टी और PMLN को रिजेक्ट कर दिया है। तो ये मेरा ख्याल है कि इनको खुद सोचना चाहिए लाजम है इसके ऊपर। लेकिन ज़रदार साहब, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की आप बार बार बात कर रही हैं, वहाँ पर आपको लगता है कि आपकी कामयाबी माजी की वफाकी हुकूमतों की तरह है? चूँकि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तो आपकी जमात से बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की थी जब वो खुद विफाक में थी, तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पॉलिसियों को क्या मुस्तरद कर दिया जो उतनी बड़ी तादाद में सीट्स नहीं मिली? जैसे मुस्लिम लीग नून ने पिछले इंतखाबात में 16 सीटें ली थी, पीपल्स पार्टी ने 12-13 सीटें ली थी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें बड़ी क्लीन मेजॉरिटी दी है, ज़्यादा सीटें जो हमने जीती हैं। इंडिपेंडेंट के अंदर भी हमारे ही अपने लोग हैं जिनको हमने टिकटें नहीं दी थी, उनसे हमारी ऑलरेडी बातचीत हो गई थी और हम उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। और अगर ये कहते हैं कि जी हमें उस तरह क्लीन स्वीप नहीं मिला एज़ पर आपके ओपिनियन के, तो फिर हम पे हमारे ऊपर इल्ज़ाम किस बात का है, धांधली का? किस चीज़ की धांधली करें? क्या कह रहे कि इंडिपेंडेंट ने धांधली की है? ये बड़ा मेरा ख्याल में अजीब व गरीब किस्म का आर्ग्यूमेंट है अपोजिशन का, कि एक तरफ कहते हैं कि हम धांधली करके हमने वहाँ पे क्लीन स्वीप कर दिया,
दूसरी तरफ कह रहे कि हमें उस तरीके से मेजॉरिटी गिलगित बल्तिस्तान में नहीं मिली। तो पहले अपोजिशन को चाहिए कि फैसला कर रहे कि उन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम क्या लगाना है, मगर असल बात है कि इनको टक्का सा जवाब दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने एंटी पाकिस्तान का बयानिया, करप्शन का बयानिया और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बयानिया को मुस्तरद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी तो बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं कि वो उनकी 12 सीटें बनती थी, धांधली हुई है, उनको वो 12 सीटें नहीं लेने दी गई, छीन ली गई उनकी सीटें, और अब वो इस्लामाबाद जाएंगे और वहां पर जाकर धरना देंगे, मार्च करेंगे। अब अगर वो इस नियत से इस्लामाबाद आ गए बड़ा काफिला लेकर, तो फिर हुकूमत क्या करेगी? तैयार हैं आप लोग? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी के मैं गम में बराबर की शरीक हूँ। अल्लाह ताला उनको सब्र जमीला अता फरमाए। उन्होंने हुकूमत, इनको वहाँ से वोट नहीं मिला, सैर करने वो गए थे तो सैर कर रही है, अच्छी बात है। अगर उनको सिंध की 12 साल की कंसेक्यूटिव हुकूमत में नाकामी हो, जो लाड़काना एड्स ज़दा हो गया है, कराची गंद ज़दा हो गया है, कुत्तों के काटने की वैक्सीन वहाँ पे नहीं मिलती, गंदम इनकी जो है वो चूहे खा जाती है, 6.5 मिलियन टन गंदम चूहे खा गई, 20-20 अरब की ये चोरी करते हैं। तो उससे अगर उन्होंने आंखें चुरानी तो जाके गिलगित बल्तिस्तान में बैठ जाएं, और अगर उन्होंने वफाक के ऊपर हमला करना है तो वो मुझे पिछली इनकी स्टेटमेंट आ दें। इन्होंने कहा था जी मैं लात मार के हुकूमत गिरा दूंगा, तो करें फिर, जो अगर वो इतनी उनमें ताकत है तो करें। बाकी ये कि इलेक्शन में वोट में उनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। बेहतर ये कि अपने सूबे के ऊपर तवज्जो दें, वहाँ पे काम करें, क्योंकि कुछ जो भुट्टो का फलसफा था वो इनके वालिद मोहतरम ने डबो दिया था, फरजंद जरदारी ने मजीद डबो दिया है। तो बेनज़ीर साहबा की रूह जो बेचारी तड़पती होगी, बेहतर है कि अपने सूबे के ऊपर तवज्जो दें, तो इधर उधर छुपने की कोशिश। जरदारी साहब, चंद हफ्ते पहले वज़ीर आज़म ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए अगर उन्हें बरतानवी वज़ीर आज़म से ही बात करनी पड़ी तो वो करेंगे, खुद बरतानिया जाना पड़ा तो भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद अब तक कोई खास पेशरफ्त उनके बात के बाद कोई दिखाई नहीं दी हुकूमती सतह पर। खिताब पर तो मियां नवाज शरीफ की पाबंदी है, लेकिन उनकी वापसी कब हो रही है? हुकूमत ने अब तक इस सिलसिले में क्या काम किया? सीधे एक तो ये कि लेट्स जो फैक्ट्स हैं उसको जरा हम ठीक कर लें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, यह हुकूमत ने बिल्कुल नवाज शरीफ के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई, पैमरा ने लगाई है कोर्ट के जरिए। कोर्ट ये कहता है कि जो एब्सकॉन्डर होगा, जो क्रिमिनल होगा, कन्विक्टेड, वो उसमें नहीं आ सकता है, मीडिया के ऊपर स्टेटमेंट नहीं दे सकता या जलसे जुलूस नहीं कर सकता। तो वो पैमरा ने पाबंदी लगाई है, हमने बिल्कुल भी नहीं लगाई। बल्कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो कहते थे कि जी इनकी तकरीरें दिखाओ ताकि लोगों को पता चले, ये अपने आप को एक्सपोज करें, और इन्होंने एक्सपोज किया है। जो इन्होंने एंटी पाकिस्तान इंडिया के बयानियों को इन्होंने दिया है, ये मुद्दे के बड़े यार हैं, तो ये उन्हीं के हाथों में खेलते हैं। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ और इदारों को जो मिलान करने की कोशिश की, तो लिहाजा हमने नहीं, पैमरा ने इनके ऊपर पाबंदी लगाई है। सेकंड, जो ड्यू प्रोसेस है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बोरिस जॉनसन से बात करेंगे, या फिर देखिए जो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री किस तरीके से पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के जरिए वहाँ पे बात करी। देखिए वो प्रॉपर एक इंटीरियर मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री और FIA मौजूद है, उनका पूरा एक प्रोटोकॉल है किस तरीके से, किसके जरिए, और जो एक्सचेंज होता है कि आपने अपने क्रिमिनल को वापस कैसे लेकर आना है। बाय एनी मींस वैसे तो उनको वॉलंटियरली खुद आना चाहिए था, क्योंकि उनको 8 हफ्तों की सहूलत मिली थी, 10-11 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है। तो और उनको इश्तहार भी उनकी फरारी का जो है वो हाई कोर्ट दे चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती कि इलाज करवाने गए थे और वहाँ पे मफरूर हो गए, तो ही शुड कम। ठीक है, तो जरदारी साहब, अब हुकूमत चल रहा है, अब हुकूमत कब कामयाब हो जाएगी? कोई टाइम फ्रेम है आपके पास? कितना टाइम लगेगा उनकी वापसी? वो मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया कि वो जो ड्यू प्रोसेस है वो ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन ये कि देखिए, जब आपको कोर्ट ऑर्डर दे देती है, जब आपको रिलीफ कोर्ट ने सिर्फ एक उसके ऊपर दिया था कि आप बीमार शख्स हैं, आप अपना इलाज करवाने चले जाए, जब इलाज नहीं हुआ तो फिर उसके बाद उनको वापस आना चाहिए। टाइम फ्रेम तो मैं नहीं दे सकती, जो ड्यू प्रोसेस है उसके मुकम्मल करने। ठीक है, चलें। ज़रताज गुल साहिबा, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली हमारे साथ मौजूद थी और गुफ्तगू और बता रही थी कि ड्यू प्रोसेस चल रहा है और हुकूमत जल्द ही मियां नवाज शरीफ को वापस लाने में कामयाब भी हो जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ गुफ्तगू करेंगे मानसहरा जलसे की, जिसमें हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी, उसके बावजूद ये जलसा हुआ। अब अगर कोरोना इस जलसे के बाद फैलता है तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? इस पर गुफ्तगू होगी। नबील गबोल साहब, इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हुकूमत के इजाजत ना देने के बावजूद भी नून लीग ने मानसहरा में जलसा कर दिखाया।
हुकूमत जो पहले ही कोरोना के बायस अपने जलसे मनसूख कर चुकी है, कोरोना को रोकने के लिए रोजाना की बुनियाद पर इजलास कर रही है, जिसमें इस वबा पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऑपोजिशन के सामने हुकूमत बिल्कुल बेबस दिखाई दी। 2 दिन बाद फिर नून लीग ने जलसे का ऐलान किया है और उसके फिर 2 दिन बाद पेशावर में पीडीएम का जलसा है। अगर ये जलसे इसी तरह होते रहे और हजारों की तादाद में लोग एक ही वक्त में एक ही जगह पर जमा होते रहे तो लोगों की जानों को जो खतरात लाहक हो सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? क्या ऑपोजिशन इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगी? आज मरियम नवाज मानसेरा में जब स्टेज पर मौजूद थीं तो उनके खिताब के वक्त स्टेज पर मौजूद किसी एक शख्स ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात है। आज गुफ्तगू में उन्होंने एक बड़ा दावा भी किया कि मियां नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे और चौथी बार मुल्क के वजीर आजम। क्या कहा उन्होंने, ये आप सुनिए। तो पहले तो मियां नवाज शरीफ की वापसी और फिर उनका वजीर आजम बनना, ये सब कैसे मुमकिन होगा? मरियम नवाज ने यह भी बता दिया। क्या कहा, आप सुनिए। तो बिलावल पहले ही इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की बात कर चुके हैं, मरियम नवाज भी वही बात कर रही हैं। लेकिन सबसे अहम मसला यह है कि वजीर आजम इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे कि ये जलसे किए जाएं। इन जलसों पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून ने मानसेरा में जलसा किया। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील गबोल साहब और इमरान खान साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। नबील गबोल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करता हूँ। ज़रा ये कोरोना की दूसरी लहर इस वक्त बहुत ही खतरनाक हो चुकी है, रोज़ कई केसेस सामने आ रहे हैं, 30 से ज़ायद अमवात भी हो रही हैं। ऐसे मौके पर इस वक्त भी हम जो मनाजिर दिखा रहे हैं, मरियम नवाज गुफ्तगू कर रही हैं, उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जमा हैं, किसी ने कोई SOP फॉलो नहीं की हुई। तो फिर सर ये 2 रोज़ बाद भी नून लीग का जलसा है, फिर PDM का भी जलसा है पेशावर में। इस सूरत हाल किस तरफ जा रही है? देखें, अभी हालात ऐसे हैं कि लोग जो है वो समझते हैं कि हम पूरे 1 साल गुजारा, लॉकडाउन में भी कारोबार भी मुतासर हुए, बच्चे स्कूल में नहीं गए। अब लोग जो है तो बाय नहीं करते कि ये डर रहने से कोरोना रुकेगा। सेकेंड लेयर जो आई है, सेकेंड लेयर अपने वक्त तक चलेगी और फिर आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये जिस तरह पहले नीचे आया इसी तरह नीचे आएगा। हमें कोरोना के साथ जीना है। अब हम कोरोना के वजह से अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको तो हम ख़त्म नहीं कर सकते ना। हम अपने कारोबार तो ख़त्म नहीं कर सकते। हमें सियासत करना है। लोग हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम कब इस हुकूमत से निजात दिलाएं, जो कि महंगाई, जो कि मतलब कोई ऐसा काम नहीं है जिसकी आवाम तारीफ करे, आप सड़कों पर जाए। सही। तो इमरान खान साहब, नबील गबूल साहब कह रहे हैं कि ज़ाहिर है ये इतना ख़तरनाक नहीं है जितना इसको बज़ाहिर दिखाया जा रहा है। अब ये 22 को अगर जलसा होता है पेशावर में, जो कि यकीनन होगा भी, चूँकि आज भी इजाज़त नहीं थी मानसेरा में, इसके बावजूद नून लीग का जलसा हुआ। अब हुकूमत जलसे नहीं कर रही, अवामी इज्तिमा अपने मनसूख कर चुकी है, अपोजिशन कर रही है। इसके बाद अगर कोरोना फैलता है तो फिर ये जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? किस पर होगी जिम्मेदारी अगर खुदा न खास्ता इससे कुछ अमवात भी हो जाती हैं तो? कोई बात नहीं सर, बंदे बंदे मर जाते हैं, खैर है, कीड़े मकोड़े हैं, इससे पहले भी मरते रहे हैं, फिर और भी मर जाएंगे। स्टेज के ऊपर कोई बंदा नहीं मरना चाहिए, बस वहाँ ख्याल रखना है। आपने भी, हमने सब ने मिल के वहाँ पे प्रॉपर लोगों ने मास्क पहने हुए हों और स्टेज के ऊपर जो है वो कोई बीमार आदमी ना पहुँच पाए, आम आदमी जो आवाम का है वो वहाँ ना पहुँच पाए। सबके हाथ धुले हुए होने चाहिए, कोई शख्स अपने मुँह को, नाक को हाथ ना लगाए, ऊपर कोई छींक ना मारे, खांसे ना। बस ये जिम्मेदारी हमें पूरी करनी है, पूरी कौम को मिलके। नीचे कोई बात नहीं, लोग मरते रहते हैं, खैर है उसकी, कोई बात। लेकिन इमरान खान साहब, आप हैरान कुन मनाजिर थे मानसेरा में। तो मरियम नवाज गुफ्तगू कर रही थी, आसपास 10, 12, 15 लोग बहुत करीब करीब खड़े थे, किसी एक ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था, खुद मरियम नवाज ने भी नहीं पहना हुआ था। ये इस वक्त ये मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं, आसपास बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। सर बस इसका ख्याल रखना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। स्टेज के ऊपर लोगों को नहीं मरना चाहिए। और दूसरा देखें, हमारी जो पॉलिटिकल क़यादत है ना, आप इनको क्या समझते हैं? इनकी ये बड़े मजबूत हैं, इनकी इम्यूनिटी बड़ी तगड़ी है, इनके बड़े तगड़े और बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, और इनमें बेशतर जो है वो ये इस वक्त से होकर निकल गए हैं। तो वो आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह ये इनको कुछ नहीं होगा। बस इनका ख्याल रखें आप। पब्लिक की खैर है, पब्लिक की खैर है, पब्लिक का तो हुकूमती रेट कहाँ है? हुकूमत अगर किसी कारोबार पर पाबंदी लगा देती है, स्कूल्स बंद कर देती है और फिर उस पाबंदी के खिलाफ कोई जाता है, फौरन एक्शन होता है, सील किया जाता है जगहों को, गिरफ्तारियां भी होती हैं, जुर्माने भी होते हैं। यहाँ जलसों पर पाबंदी हुकूमत की जानिब से लगा दी गई है, उसके इजाज़त नहीं दी गई मानसेरा में, उसके बावजूद जलसा हुआ। कहीं कोई कानूनी कार्रवाई होती है हमें नहीं नजर आ रही। हुकूमती रिट लंदन में बैठी है सर, मुंह चढ़ा रही है। हुकूमती रिट वो है जिसको अदालत ने लंदन में भेज दिया है, निकाल के जेल में से।
हुकूमती रिट वहाँ बैठी है। एक आदमी जेल काट रहा था और उसको सज़ा हुई थी अदालत से, उसको अचानक बाहर निकाला गया, बाहर निकाल के कहा गया बीमार है, इसको पाकिस्तान से बाहर भेज दो। ये है हुकूमती रिट। उसकी बेटी को तमाददारी के लिए बाहर निकाला था कि आपने ख्याल रखना है अपने वालिद का, और वो पाकिस्तान भर में जलसे करी। ये हुकूमती रिट। किस हुकूमत की बात कर रहे हैं आप? सही। तो नबील कबूल साहब, अब ये लंदन में नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, आज मरियम साहिबा ने भी गुफ्तगू में कहा कि वो जल्द वापस आने वाले हैं और चौथी बार वजीर आज़म भी वो बनेंगे। तो ये पीडीएम में आप सबका इत्तेहाद है, फिर पीपल्स पार्टी तो इसका मतलब हुकूमत बनाने का नहीं सोच सकती, वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने की पेशगोई कर रही है मरियम साहिबा। तो मियाँ साहब वापस आ रहे हैं वाकई, और फिर ये मामला क्या तय होने जा रहे हैं? इमरान ने बात सही की है, और हुकूमती रिट हुकूमत ने खुद भेजा है, डील करके भेजा है नवाज शरीफ साहब को, खुद उनको जो है का इजाज़त दिए जाने की। और अब ये जो ड्रामे कर रही है कि हम बुलाएंगे, किसी सूरत बुलाएंगे, ये सिर्फ ड्रामा है। वो चाहती नहीं है, हुकूमत चाहता ही नहीं है कि दोबारा जो है नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, और वो अब मरियम के जलसों से परेशान हो गई हुकूमत। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान जो है बड़ा परेशान है इस वक्त। वो जिस तरीके से जो जलसे जुलूसे देख रहा है, जो पब्लिक की पार्टिसिपेशन देख रहा है, वो इसी वजह से परेशान है कि अवाम को अगर आप देखें ना, आप कैमरे लेकर, इमरान ने तो बहुत पब्लिक के साथ प्रोग्राम्स किए हैं, वो पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक के आप देखें कि इस वक्त पब्लिक बातें क्या करती है। आपको इसके इमरान खान की गवर्नमेंट की सपोर्ट में कितने लोग आते हैं। हम नहीं कहते कि हम फरिश्ते हैं, हमने दूध की नहरें बहाई हैं, लेकिन वो आज की सूरत हाल को देखते हुए मुझे बताएं कि यहाँ मैं तो कराची में बैठा हूँ, कराची की सिचुएशन पे ज़्यादा बात करूँगा, लोग फाके पे मजबूर हो गए हैं। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। यहाँ पर सर्दियों में जो है लोड शेडिंग हो रही है कराची के अंदर। चलें इस पर भी जरा बात करते हैं। अब इमरान खान साहब, ये जो बीबीसी को जो मरियम साहिबा ने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कुछ लचक का मुजाहरा किया कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने उनके इर्द गिर्द के लोगों से रब्ता किया है, हुकूमत चली है तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। आज वो मियाँ नवाज शरीफ की वापसी की बात कर रही हैं, उनके चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की बात कर रही हैं। तो कहीं कोई अंदरूनी खाना क्या वाकई राब्ते हुए हैं, कुछ मामलात आगे की तरफ जा रहे हैं, ये कड़ियों से कड़ियाँ क्या मिल रही हैं, जो उनका आज का बयान और उस दिन के इंटरव्यू का जवाब? देखें, मरियम नवाज़ को और नवाज शरीफ को इस बात का एहसास हुआ कि बिलावल ज़्यादा स्मार्ट है। उनको ये पता चल गया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो स्ट्रेटजी थी वो हमसे बेहतर थी, और उसने गिलगित बल्तिस्तान में एक कैंपेन करके एक पार्टी से उठा के पार्टी को तीन सीटों तक लेकर आए, और बहुत सारी जगहों पे पीपल्स पार्टी बहुत थोड़े मार्जिन से हारी है। पीपल्स पार्टी जहाँ पे भी हारी है थोड़े मार्जिन से हारी है। मैं उसको एक फेयर इलेक्शन भी कहूँ तो देखें, ये ज़्यादती होगी पीपल्स पार्टी के साथ अगर हम इसको फेयर इलेक्शन ना कहें, क्योंकि सबसे अच्छे वोट जो लिए हैं अपोजिशन की पार्टीज़ में वो पीपल्स पार्टी ने लिए हैं। वो जहाँ से हारी है बहुत थोड़ी मार्जिन से हारी है, तो ये उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। और मैं बिलावल की इसको एक कामयाब कैंपेन समझता हूँ, और मैं जीपी के ट्रेंड को देखते हुए कि वो कभी भी अपोजिशन को हुकूमत में नहीं आने देते, उसको देखते हुए बिलावल ने जितने वोट लिए हैं उसको बड़ा ज़बरदस्त चीज़ समझता हूँ कि एक नौजवान ने जाके वहाँ पे क़यादत की, लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को कायल किया और बहुत सारे वोट समेट लिए। उन्होंने नहीं जीतना था, ये सबको पता था। वो इसलिए नहीं पता था कि वहाँ धांधली होने जा रही है, वो इसलिए पता था कि वहाँ का ये ट्रेंड है। वो लोग बेवकूफ़ नहीं, उनको पता है कि अपोजिशन को वोट देंगे तो अगले 2-3 साल इनका मुंह देखते रहेंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे हमारे लिए। लिहाजा हुकूमत को वोट तो कम से कम कोई काम तो हो जाएगा शायद, और अगर काम नहीं भी होगा तो हुकूमत के पास ये बहाना तो नहीं होगा कि मेरे पास वफाकी हुकूमत होती तो मैं ये करता, मैं वो करता, मैं ऐसे करता, मैं वैसे करता। तो ये है। दूसरा, जहाँ तक पब्लिक की हालत की बात करूँ ना, तो देखें, हमें बड़ा आसान होता है ये कहना कि बहुत महंगाई बढ़ गई है। मैं मुशर्रफ साहब के दौर में जब नया नया जर्नलिज्म में आया तो लोग उस दौर में ये कहा करते थे कि बहुत बुरे हालात हैं, हमने सारी ज़िंदगी इतनी महंगाई नहीं देखी, बर्बाद करके रख दिया हमें। फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने महंगाई के ऊपर एक इंतखाबात लड़े 2008 में, फिर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ गई। फिर हमने देखा कि इमरान खान ने और नून लीग ने और पब्लिक ने बहुत दुहाइयाँ दी महंगाई की, और पीपल्स पार्टी के दौर में बदतरीन महंगाई हुई। फिर उसके बाद नून लीग का दौर आ गया। नून लीग के दौर में पीपल्स पार्टी ने और इमरान खान ने महंगाई की दुहाइयाँ दी, और फिर उसके बाद पीटीआई का दौर आ गया। अब पीटीआई के दौर में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर महंगाई की दुहाइयाँ दे। देखिए, महंगाई हर दौर में बड़ी है। मैं आपको एक वाक़या याद दिला देता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने आके कहा कि जब मैं गया था तो रोटी कितने की थी, लोगों ने कहा 2 रुपये की। नवाज शरीफ साहब ने कहा अब कितने की है, लोगों ने कहा 8 रुपये की।
तो मैंने मियाँ साहब से ये सवाल पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मियाँ साहब आप 10 साल पहले गए थे, 10 साल पहले रोटी 2 रुपये की थी, आपको याद है कि उससे 10 साल पहले कितने की थी? तो मियाँ साहब देखना शुरू हो गए मेरी तरफ। मैंने कहा मियाँ साहब उससे 10 साल पहले रोटी 8 आने की थी, तो रोटी की कीमत 4 गुना बढ़ी है आपके 10 साल में, और 4 गुना बढ़ी है आपके जाने के बाद अगले 10 साल में, और इस 10 साल में फिर 4 गुना बढ़ जाएगी। ये बात नहीं है, लोगों की आमदन बढ़नी चाहिए। हम जब लोगों को ये धोखा दे रहे होते हैं ना कि ये आदादो शुमार चीज़ें इतनी इतनी कीमत बढ़ गई है, तो चीज़ों की कीमत तो पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक बढ़ रही है। हर दौर में चीज़ों की कीमत बढ़ती है, आमदन साथ साथ बढ़ती है। अगर चीज़ों की कीमत बढ़ती रहे, साथ साथ आमदन बढ़ती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को असरात नहीं आते। लेकिन अब ये कोविड-19 की वजह से और कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, और कुछ प्रेशर्स की वजह से, ठीक है, कुछ यहाँ पे कारोबारी एनवायरनमेंट नहीं बना, जी, आमदन लोगों की बढ़ नहीं पाई और महंगाई बढ़ गई है, इसलिए इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि आमदनी बढ़ाने की जरूरत होती है, महंगाई तो हर दौर में बढ़ती रहती है, ख्वाह वो दौर किसी का भी हो, दौर हुकूमत किसी का भी हो। इसी बात पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ नैब की कारकर्दगी पर बड़े सवालिया निशानात अपनी जगह पर मौजूद हैं, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और नैब ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर करप्शन का रेफरेंस दायर कर दिया। नैब रेफरेंस के मुताबिक एहसन इकबाल ने वफाकी हुकूमत के फंड सूबाई मंसूबे में खर्च करवाए। मंसूबे की लागत 34.41 मिलियन रुपए से बढ़ाकर 97.52 मिलियन की गई और लागत बढ़ाने की किसी मजाज अथॉरिटी या फोरम से भी मंजूरी नहीं ली गई। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने नैब पर हुकूमत का आला कार होने का इल्जाम लगाया है और कहा है कि हुकूमत ऑपोजिशन के साथ कभी गिरफ्तारी, कभी नैब और कभी एंटी करप्शन का मामला कर रही है, जो सियासी इंतकाम का एक वाज़ेह सबूत है। राना सना ने मजीद कहा है कि मुखालफिन को जेल में बंद करने के लिए वजीर आजम इमरान खान खुद इंतजाम करते हैं, तो अपोजिशन की जानिब से ये बड़े सवालात नैब की कारकर्दगी पर और एहतसाब के निज़ाम पर उठाए जा रहे हैं। नबील गबूल साहब और इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो नबील गबूल साहब, आज भी एहसन इकबाल साहब के खिलाफ ये रेफरेंस दायर हुआ नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, आपकी अपनी क़यादत भी इस वक्त पूरी तरह से उसके शिकंजे में कसी हुई है नैब के क्या कहेंगे इस वक्त जो नैब की कारकर्दगी है, जो हम देख रहे हैं चीनी का स्कैंडल है, गंदम का स्कैंडल है, दवाओं का स्कैंडल है। इमरान साहब से मैं उनकी राय पर लूँगा, उस पर बहुत ही सुस्त रवि के साथ या किया ही नहीं जा रहा काम या बहुत सुस्त चल रहा है, लेकिन आप लोग के खिलाफ बड़ी तेज़ी से केसेस चल रहे हैं, क्योंकि गिरफ्तारियाँ बहुत लंबी हैं, रेफरेंसेस कभी दायर हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे, लेकिन कार्रवाइयाँ मुस्तकिल हो रही हैं। देखिए, फरमाइश प्रोग्राम पे जब नैब ये कार्रवाइयाँ करती है तो फिर उनके पास जब एविडेंस नहीं होता है तो फिर साल के बाद बंदे को छोड़ देते हैं। उस साल का हिसाब कौन देगा? और बहुत सारे ऐसे भी केसेस हुए हैं कि नैब ने पैसे लेके छोड़े हैं, जो प्री बार्गेन डील हुआ है, तो वो पैसे कहाँ हैं? वो दिखाते क्यों नहीं है? वो पैसे क्यों नहीं खर्च करते एजुकेशन के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर? मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी रकम, मेरे अंदाजे के मुताबिक 500 अरब रुपए रिकवर हुआ है। वो पैसे कहाँ हैं? वो शो करें। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, हर हुकूमत आती है, नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब बैरो बना लिया और फिर उसके बाद नैब बनी मुशर्रफ साहब के दौर में, बाद में भी जो है, लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर में एक भी पॉलिटिकल प्रिजनर आपने नहीं देखा होगा जेल में। आज जो है इमरान खान लोगों को बाकायदा मीडिया में आकर वक्तड़ियाँ निकालता है कि मैं फलाने को नहीं छोड़ूंगा, फलाने को नहीं छोड़ूंगा और उसको अंदर करूँ, उसको बगैर एविडेंस के आप कैसे अंदर कर सकते? 8 साल आसिफ जरदारी साहब जेल में रहे, कोई एविडेंस नहीं था, जेल से बाहर निकले, प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, तो इमरान खान साहब, अब ये वज़ीर आज़म एक सांस में ये कहते हैं कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, दूसरी सांस में वो कहते हैं कि नैब एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। जब वो इनको छोड़ेंगे नहीं, एहतसाब का क्रेडिट वो खुद भी लेते हैं, फिर नैब को भी आज़ाद और खुद मुख्तार करार देते हैं। एक तो इसी बात में तजाद है, रेफरेंसेस बहुत सारे रहनुमाओं पर दायर हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन वो जो पैसा बरामद करना है, वो पैसा जो रिकवर होना है, वो तो नहीं हो पा रहा। फिर ये कब इस्लाहात का आगाज़ होगा? इनका मैंडेट में शामिल था कि नैब को भी एहतसाब के निज़ाम में भी इस्लाहात करनी है, अभी तक तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। मेरे दोस्त देखें, आप अभी आप उसी सवाल में फंसे हुए हैं जिस सवाल का हल जो है बहुत पहले हो चुका है। मैं आपको इसका दोबारा बता देता हूँ। देखें, वो इमरान खान जाने और इमरान खान का काम जाने, मैं उसकी सफाई तो दे नहीं सकता। एहतसाब जिस तरह का होना चाहिए वैसा तो हो नहीं रहा। उस्मान बुज़दार का नहीं हो रहा, शहबाज शरीफ का हो रहा है। हालांकि मेरी नज़र में दोनों ही मुजरिम हैं, दोनों मुजरिम है मेरी नज़र में। शहबाज शरीफ भी मुजरिम है
उस्मान बुज़दार भी मुजरिम है। मेरी नज़र के अंदर मैंने दोनों के केस पढ़े हैं, दोनों ही मुजरिम है। एक ने छोटी करप्शन की, एक ने बड़ी की है, लेकिन दोनों करप्ट हैं, दोनों से पैसे निकलवाओ। अब वो इमरान खान जो है वो उस्मान बुज़दार को समझता है कि वो मुजरिम नहीं है और शहबाज शरीफ को समझता है कि वो मुजरिम है, तो यहाँ ज़्यादती हो जाती है। लेकिन मेरी नज़र में तमाम जितने भी मुजरिम हैं उन सबको पकड़ा जाना चाहिए, उनसे पैसे रिकवर होने चाहिए। पैसा सियासतदान नहीं छोड़ेगा, पैसा नहीं देगा। उसकी वजह यह है कि देखें, और सियासतदान कभी भी ब्यूरोक्रेट और सिविल सेक्टर के अंदर जो लोग मौजूद होते हैं ना, इदारों की मदद के बगैर करप्शन कर भी नहीं सकता। अकेला कैसे करप्शन करेगा जब तक ब्यूरोक्रेसी को साथ नहीं मिलाएगा? अकेला कैसे करप्शन करेगा जब तक कि बिजनेसमैन के साथ टैक्सेस नहीं होगा? वो सारे लोग तो पैसा दे दे के जान छुड़ा रहे हैं, पॉलिटिकल लोग पैसा नहीं दे रहे, वो बड़े बड़े वकला के जरिए से अपने केसेस को ड्रैग कर रहे हैं। वो जेल काटने के लिए तैयार हैं, मार खाने के लिए तैयार हैं, जिल्लत उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पैसा नहीं देंगे। पैसा दे दिया तो सियासत खत्म। लेकिन वो जो जिसका हो रहा है बिल्कुल, और खान साहब ये कहते थे कि एहतसाब हमेशा ऊपर से शुरू होता है तो ज़ाहिर नीचे तक वो जाता है। जहांगीर तरीन साहब वापस आ गए, चीनी के कमीशन की जो रिपोर्ट सामने आई हुई है, अब जो फाइंडिंग सामने आई हुई हैं, अभी अगर वो अपोजिशन के कोई रहनुमा होते तो शायद नैब कब का उनको गिरफ्तार कर चुका होता, लेकिन वो अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं। नैब ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। चीनी वाले केस में एक जहांगीर तरीन है, उसकी परसेंटेज भी कम है, बाकी सारे अपोजिशन के लोग हैं। पकड़े जाएंगे तो सारे ही पकड़े जाएंगे, जहांगीर तरीन भी पकड़ा जाएगा, बाकी सारे भी पकड़े जाएंगे, मुकदमा एक ही बनेगा। आपके सामने अभी FIR हुई है, लेट्स सी इसमें क्या बनता है। यानी ये इमरान खान साहब के दौर का केस है, ये अभी हुआ है। आपको उस बात पे कभी हैरत नहीं होती कि पिछले केस 15-15 साल 20-20 साल से चल रहे हैं, उनका अभी तक फैसला नहीं हुआ, और हमें जल्दी है कि 6 महीने पहले जहांगीर तरीन को पकड़ के अंदर देना चाहिए, उसका एहतसाब करना चाहिए, पूछना चाहिए कि ये पैसा कैसे बनाया, हर चीज़ निकालनी चाहिए उसमें से भी। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शहबाज शरीफ का एहतसाब गलत हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आसिफ अली जरदारी साहब का जो एहतसाब हो रहा है वो गलत हो रहा है। मेरा मुकदमा ये है कि नबील कबूल का एहतसाब क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि करप्शन नहीं की हुई, वरना पकड़ने इससे ज़्यादा कौन दुखता है। या वो डॉक्टर तारक फजल चौधरी को क्यों नहीं पकड़ देते? उसने नहीं करप्शन, जो करप्शन करेगा उसी का एहतसाब होगा ना भाई। डॉक्टर तारक फजल चौधरी को कोई नहीं पकड़ता, बेशुमार और लोग हुकूमत में अपोजिशन में उन्हें कोई नहीं पकड़ता, क्योंकि उन्होंने करप्शन नहीं की हुई। जिन्होंने की हुई है उनका, मैं ये कह रहा हूं कि 10 लोगों ने करप्शन की है, आप 5 का एहतसाब कर रहे हो और 5 का नहीं कर रहे, ये ज्यादती कर रहे हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन जिन 5 का हो रहा है वो ठीक हो रहा है। सही है। तो नबी कबूल साहब, ज़ाहिर है जो हुकूमती लोग हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उनके का एहतसाब नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके अपने दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में हुकूमती दबाव के ज़ेर असर नैब रहता था। अब नैब एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारे के तौर पर काम कर रहा है, इसलिए ज़ाहिर अपोजिशन को भी शिकायत हो रही है। इस वक्त गो के नैब की तवज्जो अपोजिशन पर ज़्यादा है, हुकूमत की तरफ नहीं है, लेकिन हो सकता है थोड़ा वक्त दें, शायद आने वाले दौर में जो हुकूमती लोग हैं जिनके स्कैंडल सामने आए उन पर भी नैब कार्रवाई करे, थोड़ा वक्त तो देना चाहिए। भाई मेरे, मैं यही इतनी देर से तो आपको बता रहा हूँ कि नैब एक फरमाइशी इदारा है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से उसको फरमाइश जाती है और वो फिर उस पर एक्ट करता है। मुझे आप लोग क्यों भूल जाते हो? आप लोगों के मेमोरीज इतने शॉर्ट क्यों हैं? क्यों नहीं ये सोचते हो कि एक औरत को क्यों भेजा गया चेयरमैन नैब के ऑफिस में और वीडियो खींचा गया? क्या प्रेशर डालना चाह रहे थे चेयरमैन नैब को? क्यों FI के DG बशीर मेमन को हटाया गया? तो कौन कहता है कि एहतसाब जो है ये अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है? एहतसाब तो सिर्फ उन्हीं का हो रहा है जो कि हुकूमत में नहीं है। मुझे पता है हुकूमत में जो लोग बैठे हैं उनका क्या एहतसाब हो रहा है यार। जहांगीर तरीन गया और आया, मीडिया में जिक्र तक नहीं हो रहा है। आप लोगों को पैमरा कंट्रोल करता है। अभी साहब क्यों जिक्र नहीं हो रहा? अभी तो इमरान खान साहब से मैंने सवाल किया कि जहांगीर तरीन साहब आ गए, अभी तक नैब ने कोई कार्रवाई नहीं की। रोजाना की बुनियाद पर हम ये सवाल उठा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। कोई कर रहा है यार। अभी पता नहीं, इमरान का शो मैंने काफी दिन से नहीं देखा। इमरान के यूट्यूब मुझे बड़े अच्छे पसंद है, जो यूट्यूब में वो बातें करता है। आई डोंट नो इमरान आपका आजकल यूट्यूब में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैंने नहीं देखा है, लेकिन बात तो सच्ची करता है इमरान। अब बात यह है कि जब मैंने आपको कहा फरमाइशी प्रोग्राम, तो फरमाइशी प्रोग्राम का मतलब आप समझ जाएं। इतनी करप्शन इस वक्त टेक्निकल हो रही है, टेक्निकल हो रही है। देखें, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। हम छोटे थे तो हम कारतूसे कहते थे, यूज करते थे, या फर्रे यूज करते थे। हम कहते थे आज फर्रे लेकर आए, आज कारतूस लेकर आए। मुझे एक चीज बताएं, जो करप्शन अभी हो रही है वो करप्शन बड़ी टेक्निकल हो रही है, उसकी पकड़ाई नहीं है। आप उसको कभी नहीं पकड़ सकते।
आप BRT को देख लें, आप जो है ये ऑरेंज ट्रेन को चलाने के लिए कितने पैसे लिए गए, उसको किसी को पता ही नहीं है कि ये ऑरेंज ट्रेन इस हुकूमत ने बंद कर दिया था कि ऑरेंज ट्रेन नहीं चलेगा। उसको चलाने के लिए, उसको खोलने के लिए कितनी करप्शन हुई है। मालम जब्बा का केस रोका गया है, फॉरेन फंडिंग का केस रोका गया है, और आटा और चीनी की तो बात ही ना करें ना, आटा चीनी तो उन्होंने दबा कर बैठ गए। तो करप्शन ये हुकूमत नहीं कर रही है। क्यों नहीं? आज मुझे बताएं कौन सा ऐसा शख्स है हुकूमत का, PTI का वजीर हो या MNA हो, जो कि इस वक्त नैब के शिकंजे में है, वो अंदर है। अंदर तो सिर्फ ऑपोजिशन वाले, पतली गर्दन ऑपोजिशन वालों की है। भाई अगर चोरी की है तो उनको पकड़ो और अवाम के सामने एविडेंस के साथ बताओ। सिर्फ इस तरीके से बदनाम करना, जलील करना, डाकू का ठीक है। चलिए नबील साहब, पॉइंट आपका आ गया। एक आखिरी कमेंट इमरान खान के, जिस टेक्निकल करप्शन का नबील साहब जिक्र कर रहे हैं, क्या वाकई ये हो रही है? और अगर हो रही है तो फिर हुकूमत क्यों इस पर काबू नहीं पा रही? क्या एक्सपीरियंस की कमी है, इस वजह से इसको नहीं रोक पा रहे ये लोग? मुझे जो समझ आई ना, इमरान खान को समझ ही नहीं आ रही। ये जो लोग उनके आसपास मौजूद हैं वो किस किस्म के दाव लगा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि खान साहब को समझ आ रही है। अगर समझ आ रही होती तो जिस किस्म के वो आदमी है, नबील कबूल साहब भी उनको जानते हैं, वो अब तक फ्रस्ट्रेट हो जाते और कोई झगड़ा हो जाता। यानी उस्मान बुज़दार ने यहाँ पंजाब में तबाही फेरी हुई है और धड़ाधड़ करप्शन कर रहा है। मलिक रियाज के साथ मिलकर उसने कारोबार शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे और लोगों के साथ वो, यानी यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं पंजाब के अंदर, सिर्फ जो सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है और जहाँ से दोबारा इनकी हुकूमत बननी है या नहीं बननी, इसका फैसला होगा। तो इस सूबे के अंदर क्या हालत कर दी है एक वज़ीर आला ने, और किसी किस्म की अकरबा परवरी हो रही है, कैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है, और इमरान खान साहब को खुद मुदाखलत करनी पड़ती है। मुझे नहीं लगता कि खान साहब को सब कुछ पता है कि ये इस वक्त क्या हो रहा है। यानी किसानों को भी उनका फ़ायदा नहीं मिल रहा, हर चीज़ के अंदर माफिया जो है वो छाए हुए हैं। पहले ये कहते हैं चीज़ों को एक्सपोर्ट कर दो, बाद में कहते हैं इम्पोर्ट कर दो, फिर उसका खुमियादा जो है वो पब्लिक भुगतती है, और जेब जो है वो सरमायादारों की भरती है। ठीक है, हो रहा है उसका ठीक हो रहा है। बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब, नबील कबूल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि वज़ीर खान को कुछ मामलात ऐसे हैं कि जिनकी शायद बेहतर तौर पर समझ नहीं आ रही, और नैब की कारकर्दगी से मुताल्लिक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो सवालात सामने आ रहे हैं, वो भी अपनी जगह पर अहम है कि जो हुकूमती लोग हैं, जिनका ताल्लुक हुकूमती जमात से है, उनके खिलाफ एहतसाब का अमल या तो है ही नहीं, और अगर है तो बहुत सुस्तरवी का शिकार है, और अपोजिशन के खिलाफ एहतसाब का शिकंजा खासा मजबूत और सख्त इस वक्त दिखाई दे रहा है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।